जब यह दीप थके तब आना, यह चंचल सपने भोले हैं। दृग जल पर पाले मैंने मृदु, पलकों पर तोले हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको हिंदी साहित्य की उस महान विभूति से परिचित कराएंगे जिनकी कोमल भावनाओं और गहन अनुभूतियों ने छायावाद युग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आधुनिक मीरा के नाम से विख्यात महादेवी वर्मा। जी हाँ, जिनकी कविताओं में प्रेम, पीड़ा और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस एपिसोड में हम महादेवी जी की रचनाओं की गहराई में उतरेंगे, छायावाद आंदोलन में उनके योगदान को समझेंगे, उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रहों पर चर्चा करेंगे और उनके समकालीन साहित्यकारों के साथ उनके संबंधों की रोचक कहानियों को साझा करेंगे। साथ ही हम आपको उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ अनसुने तथ्य और दिलचस्प पहलुओं से भी अवगत कराएंगे। मेरे साथ हैं सुनैना काचरू, जो द पश्चिम प्रोजेक्ट की को-फाउंडर भी हैं। तो चलिए हमारे साथ महादेवी वर्मा की इस साहित्यिक यात्रा पर। सुनैना, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास एपिसोड में। थैंक यू सो मच मनीष। सबसे पहले तो आपको कहते हैं ना, हमारे कश्मीर में सोंठ बोलते हैं, जो स्प्रिंग टाइम, तो उसकी बधाई हो। अब ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कश्मीर में जब हम रहते थे तो स्प्रिंग यूज्ड टू कम आफ्टर अ वेरी हार्श विंटर, तो इसलिए उस समय फिर सब बोलते हैं ना, कमिंग आउट ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाउसेस बाहर आ जाते थे। तो आयरनी मैं आपको बताऊं, आयरनी ये है कि इस वक्त जहां हम लोग रहते हैं, मैं और आप, स्प्रिंग कम्स आउट आफ्टर वेरी वेरी हार्श विंटर। राइट। इसलिए यू विल अंडरस्टैंड कि जैसे यहाँ तो कोट्स पहनते हैं, कश्मीर में हम फेरन पहनते थे। तो फेरन पहनते थे, स्प्रिंग आता भी था, थोड़ा वार्म भी लगता था, लेकिन वो कहते हैं सेपरेशन एंजाइटी उससे होती थी कि अगर हमने अंदर कोठरी में डाल दिया तो वापस बर्फ तो नहीं गिरेगी, हमें जरूरत वापस पड़ेगी। एक्चुअली वो भी मैं रिलेट कर सकता हूँ, बट एनीवे फॉर नेक्स्ट टाइम। अच्छा, उस पे हम जरूर बात करेंगे कि बाहर पे लिखी हुई कविताएं, उस पे एक जो पूरा एक गीतों की एक श्रृंखला बनी है, उसका एक साहित्य डेवलप हुआ है जस्ट एक सीजन पे या अलग अलग सीजन पे, हम उससे जरूर बात करेंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन ऑन दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड दैट वी आर अबाउट टू डू। और हमारे जो सुनने वाले, जो देखने वाले हैं, उनको मैं ये भी बता दूं कि आज के दिन, जिस दिन हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, महादेवी वर्मा जी का जन्मदिन भी होता है जी। तो ऐसा नहीं था कि हमने ये प्लान किया। हम ये एपिसोड प्लान कर रहे थे काफ़ी समय से, पूरे एक्चुअली मार्च में हम लोग ये प्लान कर रहे थे, लेकिन कुछ बन नहीं पा रहा था। और देखिए, नियति ऐसी हुई कि हमको उसी दिन रिकॉर्ड करना पड़ा जिस दिन उनका जन्मदिन है। 2-3 दिन से हम लोग इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा था। एनीवे, शुरुआत करते हैं। तो सुनैना, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के छायावाद की एक महान स्तंभ महादेवी वर्मा जी की। छायावाद का जब नाम आता है तो महादेवी वर्मा जी का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर महादेवी वर्मा जी की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य का जो छायावाद युग था, अर्ली 1900 से लेके और शायद 1940 के आसपास तक, उसकी भी बात करना बहुत ज़रूरी है। 4 स्तंभ कहे गए हैं हिंदी साहित्य के छायावाद के: जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और आई थिंक सुमित्रानंदन पंत। तो ये 4 स्तंभ हैं। तो और इन चारों स्तंभों में महादेवी वर्मा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर है। और उनकी जो रचनाएं हैं, जो उन्होंने अपने काव्य ग्रंथ लिखे हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, और भी बहुत सारे, यमा, उन्होंने जो हिंदी साहित्य था, आधुनिक हिंदी साहित्य जो है, उसकी नींव अगर कहा जाए तो वो ये जो साहित्य रचा गया इस समय में, और जिसमें महादेवी वर्मा प्रमुख हैं, उसका एक बहुत बड़ा रोल था। महादेवी वर्मा जी का मेरे परिवार से भी काफ़ी नज़दीकी संबंध रहा है, क्योंकि मेरे दादाजी इलाहाबाद में से हम लोग हैं और उनके मतलब मेरे पेरेंट्स इलाहाबाद से हैं। तो प्रयाग महिला विद्यापीठ हमारे घर के बहुत ही नज़दीक में है। और मेरे दादाजी
पब्लिशर थे, तो काफ़ी उनका उठना बैठना रहा है। वो खुद भी साहित्यकार थे और उनका काफ़ी उठना बैठना रहा है उस समय के जो साहित्यकार थे उनके साथ, हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू। तो उस वजह से वो और हमारे करीब हो जाती हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं महादेवी वर्मा जी की, सुनैना, और उसमें मैं आपका एक बहुत बड़ा सहयोग रहेगा इसमें, क्योंकि जिस तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं महादेवी वर्मा जी को, नॉट द वे शी वाज टॉट इन आवर स्कूल्स इन हिंदी क्लासेस, बट एक हम उस व्यक्ति के नजरिए से उनको देखेंगे जिसकी साहित्य में रुचि है। भले ही उसने हिंदी साहित्य एज अ सब्जेक्ट ना पढ़ा हो, भले ही वो साइंस का स्टूडेंट रहा हो, भले ही वो डॉक्टर हो आज के ज़माने में, इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हो, लेकिन उसका एक लगाव है पोइट्री से, साहित्य से, रोमांटिसिज्म से, जो सॉफ्ट पोइट्री है, जो यहाँ तक कि जो लव सॉन्ग्स हैं, उनसे अगर किसी का भी लगाव है, अगर वो उसको पसंद करता है, तो ये एपिसोड हम चाह रहे थे कि उनके लिए ये बने। तो उस नज़रिए से हम इस एपिसोड को करेंगे। अगर कोई हिंदी के अध्यापक इस एपिसोड को देख रहे हैं और अगर उनको लगता है कि हम लोग कुछ अनाप शनाप बक रहे हैं, तो प्लीज़ उसको अवॉइड करिए, क्योंकि हम लोग एक बहुत ही अलग नज़रिए से महादेवी वर्मा जी को आज देखने वाले हैं। तो सुनैना, आप बताइए कैसे इसकी शुरुआत करनी है, क्या हम डिस्कस करने वाले हैं? मनीष, पहले तो जैसे आपने कहा कि महादेव क्या होता है कि हम लोग, जैसे मैं कश्मीर से हूँ, आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपके लिए वो एक बगल की बात है। जी। आपके घर में एक माहौल था जिसमें ऐसे ये सब लोगों का सानिध्य था, तो एक कहते हैं ना, वो प्रसंग आ जाते थे बातों में कि महादेवी जी यहाँ थी, फिर आप सोचते हैं या उनका किसी ने पढ़ लिया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। और जैसे आप अलग-अलग प्रदेशों में जाते हैं, तो वहाँ पे शायद आपको इस तरह की रेफरेंसेस नहीं मिलेंगी। इसलिए जब पहली बार हम नाम ही देखते हैं, कहते हैं ना, नाम में ही वज़न है, तो हमें लगता है महादेवी वर्मा शायद कोई ऐसी महिला होंगी जो बहुत ही मुश्किल शब्दों में लिखती हों, शायद ऐसी हिंदी में लिखती हों, शायद ऐसे विचार उन्होंने माढ़े हों जो हमें समझ ना आए, पर ऐसा नहीं है। इसलिए वो बहुत ही एक्सेसिबल पोएट्री है उनकी, और मुझे उनकी पोएट्री में बहुत खूबसूरत बात लगती है। जैसे कि मैं अमृता प्रीतम को जब पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक्सेसिबल है ये कविता, ये मुझे समझ आ सकती है। ये मेरी जी हुई है या देखी हुई है किसी और को जीते हुए। तो शब्दों में भी और विचारों में भी बहुत ही आसान रखना, इसका मतलब नहीं है कि वो दे वर नॉट एक्सपर्ट्स। वो बहुत ही मतलब उनकी आप एजुकेशन ही देख लीजिए, तो शी हैड प्रॉपर एजुकेशन इन लिटरेचर एंड एवरीथिंग। उन्होंने उन्हें आई थिंक शायद फाउंडिंग मेंबर्स थी साहित्य अकेदमी की, फेलोशिप वगैरह। तो वो कहते हैं ना, सबसे कठिन है सरल लिखना, सरल कहना। तो उसमें जो लेयर्स थी उनकी, वो परतों को खोल के हम कविता को समझने की कोशिश करते हैं। बट मैं बार-बार यही कहूँगी कि शायद उनको आधुनिक मीरा जो उन्हें कहा गया है, आधुनिक मीरा इसीलिए कहा गया होगा। क्या रीज़न्स हैं उसके, मैं आपसे भी समझना चाहूँगी, आपका पर्सपेक्टिव अलग भी हो सकता है। लेकिन एक डिवोशन, बट डिवोशन टुवर्ड्स व्हाट? एक प्रेम, पर प्रेम टुवर्ड्स व्हाट? और सरलता की, जिसमें श्रृंगार रस भी है, वीर रस भी है, और फूलों पत्तों की भी बातें हैं, नेचर भी है। और यही खूबी है कि हम आज, मैं और आप बैठ के महादेव वर्मा के जन्मदिन पर, जो एज़ यू सेड हमने प्लान नहीं किया था, लेकिन उनके जन्मदिन पर आज हम उनकी बात कर रहे हैं, उनके बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन, जैसे आपने कहा कि अगर हम कुछ अनाप-शनाप बक रहे हों, तो हमारा जो हमेशा पर्सपेक्टिव ये रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं समझने की, और कोशिश में गलतियों की गुंजाइश रहनी ही चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली। एक चीज़ जो आधुनिक मीरा पे जो आपने मेरी राय पूछी है, मेरे ख्याल से क्या है कि मीरा का डिवोशन बहुत ही क्लियर था कृष्ण के प्रति। उनका उनकी उनकी रचनाओं में, उनके गीतों में, उनके भजनों में कृष्ण भक्ति ही सर्वोपरि थी। यहाँ पर अगर आप महादेवी वर्मा की रचनाओं को पढ़ें, हुँ। तो मेरे ख्याल से
जो उनको आधुनिक मीरा कहा गया वो उनका डिवोशन, जो पोएट्री है, जो रोमांटिसिज्म है, जो एक जेनेरिक रोमांटिसिज्म जो है, एक प्रेम के प्रति जो उनकी निष्ठा रही है इन जनरल, वो प्रेम प्रकृति से हो सकता है, वो प्रेम आपका अपने प्रियतम या प्रेयसी से हो सकता है, उसके प्रति जो उनकी निष्ठा रही है, जो उनकी रचनाएं उसी के इर्द गिर्द, और इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी पिरोई गई उनके शब्दों का चयन, उनकी कविताओं की मीटरिंग विद द चॉइसेस ऑफ वर्ड्स इज अमेजिंग। और मेरे ख्याल से इसी वजह से ऑब्वियसली उन्होंने तो अपने आप को नहीं कहा होगा आधुनिक मीरा, हाँ। किसी ने उनको वो कहना शुरू किया होगा, तो मेरे ख्याल से उन लोगों ने ये चीज़ें ऑब्जर्व करी होंगी, एनालाइज करी होंगी। अगर मैं कहता तो मैं शायद इन चीज़ों के बेसिस पे उनको आधुनिक मीरा बोलता, कि उनके गीतों में, उनकी रचनाओं में जो उनका डिवोशन प्रेम के प्रति इन जनरल दिखता है, एक कहना चाहिए कि एक खिलापन है उसमें, एक ब्राइटनेस है, एक उजली सुबह का एहसास है उनकी सारी रचनाओं में। बहुत ही कोमल है, बहुत ही सॉफ्ट है, ऐसा लगता है बहुत सजल है। ऐसा लगता है कि वो अगर वो कविता ना हो के, अगर वो एक पैरहन, कोई कपड़ा होता या कुछ पहनने वाली, यूज करने वाली चीज होती, तो ज्यादा उसको यूज करने से गंदी हो जाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लगता है कि अगर उनकी कविताएं मैं समय लेके ना पढूं, या उसके साथ उतनी निष्ठा ना रखूं, या मैं बहुत ज्यादा पढ़ दूं, तो शायद वो गंदी हो जाएंगी, मैली हो जाएंगी। तो उस तरह की पवित्रता उनके साहित्य में, उनके काव्य में मुझे दिखती है। शायद इस वजह से उनको आधुनिक मीरा कहा गया। उनका जो रहन सहन था, और उनका जो जिस तरह से वो वाइट में हमेशा रहती थी, जो जिस तरह से वो बाद में बात करती थी, तो आई थिंक एक वो उनका पूरा जो ऑरा था, पर्सोना था, वो भी उसमें कहीं ना कहीं इट ऑल प्लेज अ पार्ट। कहीं आपके मन में एक छवि बन जाती है कि ये एक बहुत ही क्या बोलते हैं ना, अनसलीड, जिसको हम, वैसा कोई व्यक्ति है। हालांकि आप अगर सोचेंगे तो सफेद, जो कोई इंसान, सफेद रंग में सब रंग भरे हैं, है ना, वो सबको अपने तो अंदर वही ले, है, वहीं से सारे रंग उसी में है, उसी में है। बहुत लोग ये नहीं शायद समझते होंगे। आप कोई कविता आप कह रहे थे कि कोई बहुत ही जिस तरह की कविताएं उन्हें लिखी, आप कोई कुछ उसमें से पढ़ना चाहेंगे, ताकि एक एग्जाम्पल? मैं बिल्कुल मैं पढ़ना चाहूंगा। और मैं एक चीज ये भी बता दूं कि बहुत लोगों को लगता होगा कि वो एक साध्वी थी, या मतलब ऐसे वैराग में रहती थी। वो एक गृहस्थ महिला थी, उनकी शादी भी हुई थी, लेकिन उनका जो रहन सहन था वो ऐसा था कि वो बिल्कुल एक सात्विक साध्वी महिला जैसा उनका रहन सहन था। इस वजह से ये बात मैं एक्चुअली पॉइंट आउट करना चाहता था। उनकी एक कविता है, अभी तो उनकी कई सारी कविताएं हैं मेरे जहन में, लेकिन ये कविता जो यहाँ पर मैंने छांट के निकाली इस एपिसोड में पढ़ने के लिए। जी सुनाइए। अब इसमें देखिए कि उन्होंने कितनी जो शब्दों का चयन है और जिस तरीके से उन्होंने उसको कहा है, और मैं चाहूंगा कि आप इसमें थोड़ी सी अपना योगदान दें, थोड़ी सी चर्चा करें इस कविता के बारे में। जी। जब यह दीप थके तब आना, जब यह दीप थके तब आना, यह चंचल सपने भोले हैं, दृग जल पर पाले मैंने मृदु, पलकों पर तोले हैं। जब यह दीप थके तब आना, यह चंचल सपने भोले हैं, दृग जल पर मैंने पाले मृदु, पलकों पर तोले हैं। दे सौरभ के पंख इन्हें सब नयनों में पहुंचाना, जब यह दीप थके तब आना। जब ये दीप थके तब आना। सुनिए। साधे करुणा अंक ढली है, सांध्य गगन सी रंगमयी पर, पावस की सजला बदली है, पावस की सजला बदली है। विद्युत के दे चरण इन्हें उर उर की राह बताना, जब
यह दीप थके तब आना। यह उड़ते क्षण पुलक भरे हैं, सुध से सुरभित स्नेह धुले हैं, ज्वाला के चुंबन से निखरे हैं, दे तारों के प्राण इन्हीं से सूने श्वास बसाना, जब यह दीप थके तब आना। यह स्पंदन है अंक व्यथा के, चिर उज्ज्वल अक्षर जीवन की, बिखरी स्मृति क्षार कथा के, बिखरी विस्मृत क्षार कथा के, करुणा का चल इतिहास इन्हीं से लिख लिख अजर बनाना, जब यह दीप थके तब आना। अब ये चार की आखिरी चार लाइनें हैं, ये बहुत ही गहरी हैं। आप समझने की कोशिश करिए कि लौ ने वर्ती को जाना है, वर्ती होती बत्ती जिसको बोलते हैं हम लोग, लौ ने वर्ती को जाना है, वर्ती ने यह स्नेह, स्नेह ने रज का अंचल पहचाना है, स्नेह ने रज का अंचल पहचाना है, चिर बंधन में बांध, चिर बंधन मतलब कि हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाना, चिर बंधन में बांध इन्हें, चिर बंधन में बांध इन्हें धुलने का वर दे जाना। ओह वाह, सुने ना। अब आप बताइए, हम लोग थोड़ा कुछ अलग करने वाले थे। हाँ, मुझे एक्चुअली जब हमने ये बात की कि हम महादेवी वर्मा जी के बारे में बात करेंगे, और आपका तो खैर एक रेफरेंस है परिवार के वजह से, मैं सोची थी कि वो जो छायावाद का दौर है जो हिंदुस्तान में या वो बड़े सगीर में 1900s में था, अर्ली 1900s में, वो वेस्टर्न लिटरेचर में वो अराउंड 1850s उसके अराउंड था, 1860s में। उसकी एक बहुत ही बड़ी कवि थी जो हमारे ही, जहाँ मैं और आप रह रहे हैं, जो मैसाचुसेट्स एरिया है, वहीं की रहने वाली हैं, एमिली डिकिंसन, क्योंकि उन्होंने भी उस पे ही, जिसको हम रोमांटिसिज्म और मिस्टिसिज्म पे उनका काफ़ी कुछ, उनका पूरा लिटरेचर तो नहीं मैं कहूँगी, बट प्राइमरी उनको माना जाता है कि वो रोमांटिसिज्म वाली पोएट्री हैं उनकी जो लिखी हुई कविताएं हैं। तो इसको ही रिलेटेड एक उनकी कविता मुझे याद आई कि मैंने सोचा उसकी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूंगी कि महादेवी जी की जो एक कविता थी, शायद वो इंतजार पर थी, उसके अलग अलग शेड्स थे। उनका लोनलीनेस पर एक कविता है, तो मुझे लगा कि थोड़ी सी उसमें पैरेलल मुझे कुछ स्ट्रीम्स लगी जी। तो वो ये है कि इट माइट बी लोनलियर विदाउट द लोनलीनेस, आई एम सो accustomed to my fate, perhaps the other peace, without interrupt the dark and crowd the little room, without interrupt the dark and crowd the little room, too scant by cubits to contain the sacrament of him. I'm not used to hope, it might intrude upon, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है कि आई एम नॉट यूज्ड टू होप, इट माइट इंट्रूड अपॉन इट्स स्वीट परेड, blaspheme the place ordained to suffering. It might be easier to fail with land in sight. It might be easier to fail with land in sight than gain my blue peninsula to perish of delight. It might be lonelier without the loneliness. So मुझे वो कितनी खूबसूरत बातें, हालांकि आपको लगता है वो शायद दुख की बात कर रही हैं, पर उसमें भी एक सुंदरता जो है ना, सौंदर्य, इवन हम कहते हैं ना विरह में जो सौंदर्य है, उसको अगर कोई सुंदरता से कहे तो कितनी वही तो कहते हैं ना, वही उसकी कारीगरी है किसी कवि की या लिखने वाले की। दो लाइन में कुछ अगर आप समझा सके जो हमारे हिंदी की जो ऑडियंस है उनके लिए, इस थॉट पे, या इनकी जो कविता है उस पे जी, इनकी जो कविता है उस पे आई थिंक मुझे जो इसमें जो समझ मुझे आया कि अगर आपने, इट माइट बी लोनलियर विदाउट द लोनलीनेस, अगर आपने लोनलीनेस निकाल दी, आपका जो विरह का जो ना इंतजार है या दुख है, या फिर अकेलापन का दुख जो होता है, वो भी साथी है ना, अकेलापन भी साथी है। अगर आप साथी है, हाँ, उसके बिना अगर आपने निकाल दिया तो आपके साथ क्या रहेगा, आपके साथ क्या रहेगा। हाँ, और अगर आपने उन्होंने जो मुझे बहुत अच्छी लाइन लगी, मतलब इंटरेस्टिंग लगी
आई एम नॉट यूज्ड टू होप इट माइट इंट्रूड अपॉन। कभी-कभी उम्मीद जो है ना वो आपके लिए मुश्किलें पैदा करती है। और उसका रेफ़रेंस ये था कि जब हमने हाफ़ विडो फ़िल्म बनाई थी तो उसमें एक डायलॉग था, मैंने लिखा था कि उम्मीद हौसला देती है पर हकीकत फ़ैसला। हकीकत तो फैसला, कभी-कभी क्या बात हाँ, है। तो कभी-कभी आपको उम्मीद अच्छी बात है, लेकिन कौन-सी चीज़ को छोड़ देना ये भी एक विज़डम की ही बात है। और कभी-कभी जो इन्होंने कहा है एमिली जी ने, वो ये है कि आई एम नॉट यूज्ड टू होप इट माइट इंट्रूड अपॉन। बस आ जाएगी शायद, हाँ, शायद आ जाए। हाँ, और कभी-कभी उसी शायद में खूबसूरत कविताएँ बनती हैं। उसी शायद में हमने सुना था जब पारो कहती है कि सिलसिला ये चाहत का ना मैंने बुझने दिया। अम, इसमें इन्होंने एक रेफ़रेंस, अभी आपने जो पढ़ा मुझे वो एग्ज़ैक्ट वर्ड्स याद नहीं है, पर उन्होंने कहा था कि जब वो बुझ जाए उसके बाद आ जाना। हाँ, उन्होंने यही बोला है कि जब यह दीप थके तब आना। तो थके, जब हाँ, वो, हाँ, क्या आई बात थिंक है! वो वाह! बात भी एक तरीके से बहुत कहीं सुंदर। न कहीं होप की हो रही है, सुबह की हो रही है, क्योंकि दीप कब हुँ, थकेगा? जब सुबह होने हुँ, वाली होगी, तब वो दीप हुँ, थकेगा। और वही वो चीज़ बोलते हैं कि ये चंचल सपने भोले हैं दृक, तो वो बोले कि सपने बहुत भोले-भाले सपने हैं जो मैंने अपने हुँ, पलकों पर पाले हैं। हुँ। वाह! वाह! और पलकों पर तोले हैं एक्चुअली वो सपने। तोले अ, हैं। हुँ, दे सौरभ के पंख ने नैनों तक पहुँचाना, तो ये हुँ, मतलब उसके हुँ, सब लोगों तक ऐसे हुँ, सपने पहुँच जाएँ। हुँ, होप की अगेन बात हो रही है, और तब हुँ, जब सुबह हो हुँ, तब आना। तो हुँ। ये आपको आपको ऐसा लगा, मुझे थोड़ा-सा इसमें मैं जब सोच रही थी थोड़ा-सा हल्का-सा एक अलग हल्का एक अलग एंगल लगा कि हुँ, अ, वो क्योंकि उन्होंने थकना, बुझना नहीं बोला था, थकना बोला थकना, था। तो हाँ, तो मुझे लगता है ओह! तकना है या थकना है? थकना, थक थक गया, ओके। या जब ये तो दीप मुझे थके ऐसा तब आना। थके, तो मुझे ऐसा लगा कि दीप थकता तब है जब इट फी लाइक डीप यहाँ पे प्रोबब्ली होप, हैविंग अ होप और समथिंग लाइक दैट। जब वो थक जाए यानी अब मेरे से और नहीं होगा, हुँ, सब चीज़ें जब नष्ट हो उसके बाद आना। और क्यों आना है तुम्हें? क्योंकि तुम ये जो सपने मैंने पाले हैं अभी तक, अब दीप भी थक गया, पर उनको अभी एक बूस्ट की ज़रूरत है और वो तुम यू कैन बी दैट कैटलिस्ट टू मेक इट हैपन। हुँ। और जो उन्होंने सपनों के तोलने की बात की है ना, वो मुझे वो इमेज भी बहुत सुंदर लगी। दृग जल पर मैंने पाले, दृग जल मतलब आपके आँसू, आँखों आंसू, का, वाह! दृग जल इज़ आँखों का पानी विल बी द लिटरल हुँ, ट्रांसलेशन, राइट? ट्रांसलेशन। दृग जल पर पाले मैंने, मृदु हुँ, पलकों पर तोले हैं। वाह! वाह! तो क्या बात है। ये ये यही लेयरिंग है ना भाई, एक एक हुँ, बड़े कवि की यही हुँ, तो लेयरिंग है, इसीलिए वो महादेवी हुँ, वर्मा है, इसीलिए वो महादेवी वर्मा है। हाँ, अम, जी। थोड़ा सा वापस आते हैं उनके 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 जीवन पर। अ, हुँ, उनका जो योगदान रहा हुँ, छायावाद के ऊपर, हुँ, मेरे ख्याल से 30s के आसपास उन्होंने उनका जो ज़्यादातर जो उनका काम था, जैसे निहार, उनके जो काव्य संग्रह, मेन जो काव्य संग्रह है, वो निहार है, रश्मि है, नीरजा है, सांध्य है और यमा है। हुँ, 1930 में निहार आया, रश्मि आया 1932 में, 1934, 1936, तो हर 2 साल के अंतराल में उन्होंने अपना एक बड़ा संकलन प्रकाशित किया। तो हुँ, देखिए वो हुँ, 2 साल क्या किया उन्होंने, 2 साल उन्होंने सिर्फ लिखा हो एक, मतलब अगर देखा जाए कि 1930 में निहार आया, एंड इमीडिएटली शी वेंट बैक, स्टार्टेड वर्किंग ऑन रश्मि, हुँ, एंड देन हुँ। एवरी 2 years, 30, कंसिस्टेंट 32, है 34, काफ़ी काम, हाँ, और फिर कंसिस्टेंसी। आखिरी में 39 में उनका हुँ, यमा आया। हाँ, तो संकलन जो था कविताओं। सबसे ज्यादा जो उनकी कविताएं जो प्रेम और अ, पीड़ा और आत्मानुभूति की जो कविताएं थी, वो सबसे ज्यादा संग्रहित हुई थी नीरजा में, जो कि नीरजा आया में। था हुँ, 1934। अब हुँ, समय देखिए आप 1934 का, हुँ, मेरे ख्याल से जो हिंदुस्तान की आज़ादी का आंदोलन है वो अपने चरम हुँ, पर है, राइट? हुँ, हुँ, 1931 में, 1931-32 में के समय पे, हुँ, भगत सिंह की अभी बात हमने पिछले हफ्ते करी थी, भगत सिंह हुँ, को हुँ, फांसी हुई। क्या दौर चल रहा, और ये कहाँ पर है? सोचिए, ये हुँ, है इलाहाबाद में, प्रयागराज हुँ, इलाहाबाद उस समय। हुँ, हुँ, इलाहाबाद वाज द सेंटर ऑफ द इंडियन
पॉलिटिक्स, ठीक है। उस वक्त हमारे यार नेहरू वगैरह तो सब पूरा उसी पूरा पूरा मतलब कि वो जो आनंद भवन था, दैट वाज द सेंटर राइट, ऑफ द पॉलिटिक्स, राइट। वहां से सब राइट। कुछ, वहीं से जो आंदोलन थे सारे वहीं से हुँ, कंट्रोल होते थे। उत्तर प्रदेश वाज, आई थिंक इट्स स्टिल द कोर ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स। वहां पर क्या हो रहा था, दुनिया में, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा था, और महादेवी वर्मा जी क्या कर रही थी। महादेवी वर्मा हुँ, लिख रही थी नीरजा। हुँ, महादेवी वर्मा बात कर रही थी प्रेम की, उम्मीद की, प्रेम से पीड़ा हुँ, की, हुँ, अम, आशा की, उम्मीद की। और बाहर की दुनिया कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी थी। बाहर हुँ, संघर्ष चल रहा था हुँ, अंग्रेजों को भगाने के लिए, एक माहौल देश में अलग था। कितने सारे आंदोलन हो रहे होंगे, कितनी सारे हुँ, जलसे होते थे। मेरे हुँ, माय फादर वाज बोर्न इन 1936 हुँ, एंड हुँ, ही हैड सीन, उनकी मेमोरी में है हिंदुस्तान की आज़ादी, क्योंकि ही हुँ, वाज 11 व्हेन देश आज़ाद हुआ। हुँ, तो ही हुँ, यूज्ड टू टेल कि कैसे मतलब वहाँ पे जनसभाएं होती थी। उनको याद है एक गांधी जी की सभा उन्होंने खुद, वो खुद थे उसमें, बैठे थे, सुनी थी उन्होंने। छोटे छोटे बच्चे जाते थे, वो भी छोटे थे। और ये उसके भी पहले की बात है जब और गियर अप हो रहा था। उस समय तो हुँ। मेरे ख्याल से लेट 45 46 में तो ये तय हो ही गया था, अंग्रेज जल्दी चले आई जाएंगे। थिंक ये जो आप पीरियड बता रही हैं शायद कहते हैं ना कि उबाल इसकी चरम सीमा पर था। चरम सीमा पर था। और अगर आप महादेव वर्मा जी का जो आपने बताया ना कैनवस कि वो कौन से समय में, वो भी कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी तो है। उस कॉन्टेक्स्ट में आप ये भी इंटरेस्टिंग है कि शी वाज़ वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिकल साइड ऑफ इट। वो ऐसा नहीं था कि वो कटी हुई थी इससे, वो जुड़ी हुई थी, लेकिन जब लिख रही थी तो वो शब्दों से कहते हैं ना फूल ही थे, मोती ही निकल रहे थे। और एक्टिविटी वाइज़ वो काफ़ी वुमेन एम्पावरमेंट में उनका काफ़ी काम चल रहा था। जी, अ, प्रयाग महिला संगीत समिति की स्थापना उन्होंने ही करी। स्थापना हाँ, हाँ। वो कभी-कभी मैं उनको देखती हूँ तो मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई एक महिला है। कभी सर भी ढकती थी, लेकिन आपका जो ड्रेसिंग है, आप जो पहन रहे हैं, आपके जो कपड़े हैं, उससे और आपके अंदर मन में और आपकी जो विज़न है, वो कितनी दूर है, इससे एक्चुअली बहुत बार कुछ लेना-देना नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि उस समय उन्होंने क्यों महिला उत्थान की बात करी, क्योंकि उस वक्त हर कोई तो देश की आज़ादी की बात कर रहा था। हुँ, तो उन्होंने हुँ, नारी सशक्तिकरण जो है, वो हुँ, आज का मुद्दा है या पिछले हुँ, कुछ सालों का मुद्दा है। उस समय उन्होंने नारी सशक्तिकरण और महिला उत्थान की बात क्यों करी होगी। मुझे लगता है क्योंकि ज्यादातर जो आदमी रहे होंगे, दे वर ऑक्यूपाइड इन विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। बहुत सारी उनको शायद फ्यूचर में क्या हो रहा है, भुखमरी होगी, गरीबी होगी, अंग्रेज हैं, आज़ादी चाहिए, बहुत सारे मिक्स्ड ऑफ थॉट्स, राइट। आप अगर ये इमेजिन करें कि आप एक किसी मोहल्ले में रहते हैं, जैसे मैं अपना जो हमारा पुराना मोहल्ला मोहसिनगंज इलाहाबाद का जो है, जहाँ से मेरे पेरेंट्स हैं, मैं तो वहाँ नहीं पैदा हुआ, लेकिन मैं उस मोहल्ले को अगर मैं इमेजिन करूँ 1940 1930s में, एक मिक्स्ड आबादी का मोहल्ला है, बिल्कुल चौक सराफा, जो मेन जो किसी भी शहर की जो एक मेन एक्टिविटी का एरिया होता है स्टेशन के पास, वहाँ पर है। और वहाँ पे आए दिन जुलूस निकल रहे हैं, वहाँ पे रोजगार की समस्याएं हैं, लोग चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो उस वक्त घर में महिला की स्थिति क्या होगी। शी हैज़ नो होप। उसको तो पता नहीं कि क्या चल रहा है बाहर, पति उनके जेल जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो आई थिंक वहां पे जो एक किरण लेके आई महादेवी वर्मा, उन्होंने शायद वो चीज देखी होगी, क्योंकि वो भी आंदोलन से जुड़ी हुई थी, लेकिन हाँ, उसके जो हाँ। रिपरकशंस थे, उसका जो रिफ्लेक्शन महिलाओं पे हो रहा था, शायद उन्होंने वो कहीं महसूस किया होगा। तो उन्होंने, उनकी रचनाएं भी वैसी थी, और उन्होंने एक उम्मीद और एक सॉफ्टनेस की बात हो रही थी। बहुत ही कोमल साहित्य रचा जा रहा था उनके द्वारा, और वो महिला सशक्तिकरण की बात कर रही थी। हाँ, और मुझे ये भी लगता है कि अगर आप उनका जो महिला सशक्तिकरण में जो उनका काम है,
इट इज नॉट विद द विक्टिम मेंटालिटी, इट्स ऑलवेज फ्रॉम द उत्थान की एम्पावरमेंट। बात होती है, महिला हाँ, उत्थान। उद्यान की बात, हाँ, तो उत्थान की बात कर रहे हैं, और साथ में ये भी कि अब ये भी जैसे आपने अभी पूरे कैनवस खींचा उस समय की बात की, आपका 50% वर्क फोर्स घर में बैठा है, तो ये एक देखा जाए तो समाज के लिए अच्छा भी नहीं था। तो उन्हें एम्पावर करना, उन्हें ये समझाना कि यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, यू मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट वेज। तो वो भी एक बहुत अच्छा काम था। और उन्होंने अपनी कविताओं से, या फिर वो जुड़ी थी कुछ कुछ संस्थाओं से, उनका ये काम भी सराहनीय है। मैं एक इसमें मैंने एक इंटरव्यू देखा था, कुछ आई थिंक प्रसार भारती पे कुछ लोगों ने किया था, जानकार लोग थे काफ़ी, तो उसमें उनकी जो प्रेम कविताएँ हैं, उस पे एक कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन हुआ था कि क्योंकि जब वो बहुत छोटी थी, 7-8 साल की उनकी शादी हुई, पर वो काफ़ी साल फिर भी, जो कि उस समय होता था, पर काफ़ी साल फिर भी अपने पेरेंट्स के यहाँ हाँ, रही। गौना गौना नहीं हुआ होगा उनका, राइट, राइट। गौना नहीं हुआ। और फिर जब वो फाइनली उनकी पढ़ाई रोकी गई, फिर वो वापस पढ़ाई शुरू भी हो गई। फिर जब वो शादी करके गईं, तो उसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी रेफरेंसेस है कि क्या वो अपने पति के साथ लॉन्ग टर्म रहीं या छोड़ के कुछ और किया उन्होंने, वो मुझे क्लैरिटी मिली नहीं कहीं। लेकिन उनकी जो प्रेम कविताएँ हैं, ये क्या ये उनके कुछ प्रेम संबंध थे? इस पे कन्वर्सेशन चल रहा था, और मुझे ये बात बड़ी बड़ी रिस्ट्रिक्टिव लगती है, क्योंकि उन्होंने खुद तो ऐसा कुछ कहा नहीं। नहीं, 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 वो मेरे ख्याल से सरासर गलत है, क्योंकि मैंने तो हाँ, और फर्स्ट मुझे हैंड ऐसा सुना है। लगता है कि आप खुद शायर हैं और हम भी कुछ-कुछ लिखते हैं, तो हम जब प्रेम की बात करते हैं, ये नॉट नेसेसरीली इट्स फॉर अ पर्सन, है यस। ना? क्योंकि वो इतना लिमिटेड कैसे आपका प्यार हो सकता है कि आपने हम कल गुलज़ार साहब की बात कर रहे थे कि उनका एक जो गीत है कि चुन्नी लेके सोती थी, कमाल लगती थी, है ना? तो वो जो मैंने कहीं पढ़ा था कि उनको वो जो विजुअल है, वो उनकी अपनी मदर से उन्होंने देखा था जब वो छोटे थे, कि वो चुन्नी लेके ही सोती थी। तो उनको वो हालाँकि जब फ़िल्म में यूज़ हुआ, तो इट वाज़ फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो किसी व्यक्ति ने अगर लिख दिया कि तुम्हारे इंतज़ार में ये हुआ, वो इंतज़ार किसी व्यक्ति के लिए ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लिमिटेशन आप आप देन सेंसेशनलाइज़ करें, इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। हाँ, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ, मतलब क्या होता है ना कि बैठकें होती हैं, कवियों की डिस्कशंस होते हैं, और महादेवी वर्मा की बहुत रिस्पेक्ट थी उनके अपने हुँ, अपने सर्कल में। हुँ, मैं हुँ। एक्चुअली आई थिंक दैट इज द सेगवे जो मैं बात करने वाला था, कि जी। उनके जो समकालीन साहित्यकार थे, हुँ, उनसे हुँ, उनके संबंध के थे, जो बाकी जो तीन स्तंभ थे, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। हुँ। निराला जी को तो वो राखी बांधती थी, वो उनके भाई थे, भाई जैसे ही थे। जयशंकर प्रसाद से भी उनकी काफी गहरी एक आई थिंक साहित्यिक आदान-प्रदान उनका चलता था, चलता वो रहता लोग। था, और हाँ, क्योंकि होता यही है कि आप, पीयर रिव्यू एक हिसाब से समझ लीजिए कि हाँ, 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 बिल्कुल पीयर रिव्यू होता हाँ। ना, तो देवर पीयर, और वो समय ऐसा नहीं था अम, कि ये एक्चुअली ये चीजें आज की हैं, ये कंट्रोवर्सीज आज की हैं। उस समय ऐसा नहीं है कि आप उसको हाइड कर जाएं, या उसको उसको हुँ, एक लेयर में, परत में उड़ा के चले जाएं। हुँ, हुँ, और मुझे नहीं लगता है कि अ, वो इतनी कमजोर थी कि अगर ऐसा कुछ होता भी, तो हुँ। वो उसको छुपाने की परतों कोशिश, में, हाँ, छुपा परतों देती है ऐसा। हाँ, या हाँ, वो, गीतों में ढालने को। आई डोंट हाँ, थिंक शी वाज या अ पोएट। वो पर्सनैलिटी दैट्स नहीं था उनका। दैट्स द हाँ, ओनली यस, ट्रुथ। यस, शी वाज अ पोएट। यस, शी यस। हैड दैट विजन कि प्रेम को परिभाषित करना। लोगों ने तो मीरा की बात की ना, मीरा, तभी तो उनको आधुनिक मीरा कहा ना। मीरा हुँ, एक हुँ, ये भी पॉइंट है कि मीरा हुँ, पे भी लांछन लगे, हुँ, लेकिन हुँ, मीरा का जो प्रेम था वो किसके प्रति था, सबको पता है। महादेवी हुँ, वर्मा जी का भी वही है, मेरे ख्याल से उनका जो प्रेम था, वो प्रेम उनका साहित्य से जो उनकी लगन थी, उनका वो प्रेम हुँ, उनका साहित्य था, हिंदी साहित्य में उन्होंने रचनाएं जो हुँ, उन्होंने हुँ, करी। हुँ, हुँ, बाकी सब तो सब बकवास है, वो आज की दीज थिंग्स आर आज के वो वायरलिटी के या लिए। हाँ, हाँ।
आई डोंट ये थिंक सुमित्रा नंदन जी के साथ भी उनके साथ रही हैं शायद, ऐसा कुछ पढ़ा था मैंने। तो पंत जी देखिए, मुझे नहीं लगता है कि मतलब ऐसा, हाँ उनके उनके बहुत ही खास रिलेशन, एक जो होता है ना, एक कवि का दूसरे, आप समझ लें, राइट? समटाइम्स आई कॉल यू एज सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर, लाइक जो बोलते हैं ना कि एक जो ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। तो वो जो मैं हूँ, अमित है, या और भी हम लोग जो आपस में जो यहाँ पे जो पोएट है, जो हम लोग का एक रिश्ता होता है, एक कमराडरी जिसको बोलते हैं ना आज के जमाने में, वो थी और वो ही रही होगी शायद। नथिंग मोर नथिंग लेस। एक दूसरे को रिव्यू करते होंगे, शायद हेल्प भी करते होंगे, और इन चारों ने ही मिलके वो एक्चुअली छायावाद इन्हीं चारों की वजह से ही कहा गया। इतना समृद्ध है, इट्स नॉट इतना एन समृद्ध, ऑर्गेनाइजेशन, राइट? इट्स एन एरा जिसको बाद में लोगों ने उसको नाम दिया कि दैट वाज द एरा, क्योंकि जब वो लिख रहे थे उन्हें थोड़ी पता था वो उन्हें थोड़ा नहीं पता रहे वो क्या, वो कैटेगरी में छायावाद बना जाएगा। रहे हैं, क्या कर रहे हैं। या दैट एरा वाज लेटर ऑन कॉल्ड कि ये उनका युग था जब उन्होंने साहित्यिक रचनाएं लिखी। तो खैर वो तो एक मुझे उस पे एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगी, देन वी कैन मूव टू वन ऑफ हर, एक जो उनकी कविता मुझे अच्छी लगती जी। है। तो एक मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये इस तरह का प्यार होता है ना, जिसमें इट्स नॉट प्रोबेबली टू अ पर्सन, ये बहुत खूबसूरत ये भी होता है, इट्स वेरी वास्ट। मुझे एक वो जो शेर है जो बहुत ही पॉपुलर भी है कि अगर तो इत्तेफाकन मिल भी जाए तेरे तेरे सॉरी व्हाट इज इट, अगर तो इत्तेफाकन मिल भी जाए तेरे फुरकत, हाँ, अगर तो इत्तेफाकन मिल भी जाए, अगर तो इत्तेफाकन मिल भी जाए तेरी क्या है मनीष, क्या बोलेंगे, तेरी फुरकत के सदमे कम ना होंगे। हाँ, अच्छा। हाँ, कि हाँ, तो ये जो इस तरह का प्यार है ये भी बहुत समृद्ध होता है। कि एक मुझे शेर जो याद आता है कि अगर तो इत्तेफाकन मिल भी जाए तेरी फुरकत के सदमे कम ना होंगे, कम ना होंगे। तो यानी वो मिले या ना मिले, वो जो प्यार है वो तो है ही, वो जो इंतज़ार है वो भी है। और ये इमोशंस की जो खूबसूरती है, उसे निकालना, उसे लिखना, उसे एक्सप्रेस करना कैनवस पे, यही आर्टिस्ट की खूबी है। और ये लोग आज तक ज़िंदा इसीलिए हैं क्योंकि ये इस तरह का खूबसूरत एक लिटरेचर हमारे लिए छोड़ के गए हैं। उनकी एक जो कविता, हम उस दिन जब बात कर रहे थे उनके बारे में, तो एक जो कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं वो चाहती थी कि हम वो पढ़ें। और फिर इसके बाद मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आप जो प्रोबेबली पहली बार उनके बारे में सुन रहे हैं या फिर सुना है पर उनकी कविताएँ इतनी पढ़ी नहीं है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि व्हाट शुड बी देयर बिगिनिंग पॉइंट? तो ये जो कविता है वो मैं पढ़ना चाहूँगी कि वो मुस्काते फूल, वो मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वाह। वो तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, वो सूने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती। वाह। वो सूने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वो प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। वाह। बेसुध पीड़ा वो सोती। बेसुध पीड़ा सोती, वो नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वो नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वो अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह, वो अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें अस्वाद अवसाद, सॉरी, ऐसा वेट, जिसमें ऐसा ऐसा नहीं, तूने रुकने को बोला था। हाँ, ऐसा तेरा लोक, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। वाह, क्या बात है, क्या बात है। जलना जाना नहीं नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो, रहने दो हे देव, अरे ये मेरे मिटने का अधिकार, रहने दो हे देव, अरे ये मेरे मिटने का अधिकार। क्या बात है। महादेव वर्मा।
इनकी रचनाएं तो खैर जिसका भी थोड़ा सा भी हिंदी साहित्य से वास्ता रहा है, उन्होंने या तो अपने स्कूलों में पढ़ी होंगी, कॉलेजों में पढ़ी होंगी, और काफ़ी डिटेल में उस महादेव वर्मा पे काम हुआ है और लोग कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी है, अगर आपकी सॉरी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है और अगर आपकी रुचि है हिंदी साहित्य में, कविताओं में, स्पेशली हिंदी कविताओं में, ट्रेडिशनल हिंदी पोइट्री, आप महादेवी वर्मा को पढ़िए। उनकी निहार, रश्मि, नीरजा, ये जितने भी इनके संकलन हैं, उनका जो आखिरी संकलन था यामा, उसको भी पढ़िए। सब कुछ है इंटरनेट पे अवेलेबल है, कई सारे वेबसाइट्स हैं, रेफरेंसेस हैं, आप देखिए, उसमें मिल जाएगा, पढ़िए। हम लोग भी वहीं से कंटेंट उठाते हैं। और अगर आपको किताबों में मिले, अगर वो किताब आपको मिल जाए, हम लोग यहाँ पे तो बड़ा मुश्किल है अमेरिका में, लेकिन अगर आप लोग भारत में रहते हैं तो वो उन किताबों को खरीदिए, तब पढ़िए, तो आपको वो जो शब्द होंगे वो आपसे बात करेंगे, ये मेरा मानना है। उनका गद्य एक्चुअली में थोड़ा सा, आपने जो बोला था कि रेफर करने के लिए, मेरे ख्याल से उनका जो गद्य है, गद्य भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने जो लिखा है, मैं यहाँ पर मैंने नोट किए थे कि मेरा परिवार, उनका अपने जीवन और पशु पक्षियों की वो बहुत बातें करती हैं, तो उनसे जो उनका रिलेशन रहा है, तो इसमें उन्होंने बहुत अच्छे से उसकी बात करी है। स्मृति की रेखाएं, वो इट इज लाइक इट्स लाइक ऑटोबायोग्राफी, लेकिन बहुत अच्छी है, ये भी पढ़नी चाहिए, स्मृति की रेखाएं। मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर हम एक और एपिसोड हमको करना चाहिए, और ये एपिसोड हमको स्मृति की रेखाएं पढ़ने के बाद करना चाहिए, अगर मिल जाए कहीं तो। आप जो लोग सुन रहे हैं, अगर आपको मालूम है कहीं पे इंडिया में अवेलेबल है, तो प्लीज इसमें लिंक दे दीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे वहां से उठाने की। श्रृंखला की कनियां, और इसमें उन्होंने थोड़ा सा जो उनके लाइफ की जो हार्डशिप्स थी और जो सोशल इश्यूज थे, उसकी बारे में बातें करी इन्होंने। तो ये है, और ये है महादेवी वर्मा जी। और सुनैना, हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि कवि, कवियत्री, पोएट दो अलग अलग एरा में हो सकते हैं, अलग अलग लोकेशंस पे हो सकते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो बात एक ही कर रहे होते हैं। आपने जो एमिली डिकिंसन से इनको रिलेट किया आज के एपिसोड में, आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वे टू आवर लिसनर्स एंड आवर पीपल हु वॉच अस ऑन यूट्यूब, कि आप कवियों को जोड़ना शुरू करिए। अगर आप क्रॉस जो बोलते हैं ना, स्प्रिंग का टाइम है, और सबसे पहले आपको भी सोच की बहुत बहुत बधाई। तो स्प्रिंग में क्या होता है ना, क्रॉस पॉलिनेशन। तो मेरे ख्याल से वो क्रॉस पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे भाषाओं का साहित्य पढ़ना। जैसे मैं कोशिश करता हूँ, अगर कहीं से मुझे ट्रांसलेशन मिल जाए, आप रूमी बहुत पढ़ती हैं, आप ललदेद का काफ़ी साहित्य आपके पास है, आप पढ़ती हैं, और हिंदी तो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तो है ही है, और उसमें आप सृजन भी करती हैं, तो वो पढ़ना बहुत जरूरी है। आई थिंक दैट गिव्स द पर्सपेक्टिव, एंड इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर पीपल हु हैव लिटिल बिट interest in writing also. It's very important that we read, that is our sadhana, that is our रियाज। जैसे सिंगर का रियाज होता है गाने का, वैसे मेरे ख्याल से लेखक का पढ़ना एक रियाज है। बिल्कुल। So yeah, I mean, any समय होता जा रहा है, तो any last words before I conclude this? And I would actually like, if you permit, I would like to conclude this one of his I would like to conclude this one of her another very small poem. मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि उनकी पर्सनालिटी के इतने और भी चीज़ें हैं जो हमें आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा। उनको चित्रकला में भी बहुत रुचि थी, उनके काफ़ी पोर्ट्रेट्स हैं, और मैंने एक्चुअली जब उनके पोर्ट्रेट्स बनाए हुए पोर्ट्रेट जो मुझे थोड़े दिखे ऑनलाइन, तो मुझे लगा कि उनका और फरीदा खालो का जो जिस तरह से वो पेंटिंग करती थी, उसमें भी काफ़ी मुझे सिमिलैरिटीज़ दिखी, बट फॉर दैट इज़ फॉर अनदर एपिसोड।
सो दैट्स द लास्ट थॉट आई हैड ऑन महादेवी वर्मा कि वो बहुत ही अच्छी चित्रकार चित्रकला थे। में भी चित्रकार थे और चित्रकला में उनको रुचि थी। अब एक उनकी एक बहुत ही अच्छी सी कोई कविता हमें सुना दीजिए और दैट वुड बी प्रोबब्ली द यस, लास्ट बिफोर आई गो टू पार्ट। कविता, दोस्तों, अगर आप हमको सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये जो 2-3 बूंदें हम डालते हैं इस यूट्यूब के समंदर में, इफ दे वर्थ योर टाइम, अगर आपको लगता है कि ये हमको करते रहना चाहिए, तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। उससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम ऐसे ही एपिसोड आप तक लाते रहेंगे। तो अब मैं आपको छोड़े जाता हूँ इस बेहतरीन कविता के साथ, महादेव वर्मा जी की। पथ देखा रित सॉरी पथ देखा बिता दी रैन, मैं प्रिय पहचानी नहीं। तम ने धोया नभ पंथ सुवासित हिम जल से, सूने आंगन में दीप जला दिए झिलमिल से। आ प्रात बुझा गया कौन, अपरिचित जानी नहीं, मैं प्रिय पहचानी नहीं। वाह! धर कनक थाल में मेघ सुनहला पाटल सा, कर बाला रुण का कलश विहग रव मंगल सा। आया प्रिय पथ से प्रात सुनाई कहानी नहीं, मैं प्रिय पहचानी नहीं। नव इंद्र धनुष सा चीर महावर अंजन से, अलिगुंजित मीलित पंकज नूपुर रुंझुन से। अलिगुंजित मीलित पंकज नूपुर रुंझुन ले, फिर आई मनाने सांझ, मैं बेसुध मानी नहीं, मैं प्रिय पहचानी नहीं। पहचानी नहीं। वाह! इन श्वासों का इतिहास आंकते युग बीते, रोमों में भर भर पुलक लौटते पल रीते। यह ढुलक रही है याद, नयन से पानी नहीं, मैं प्रिय पहचानी नहीं। अली कुहरा सा नभ विश्व मिटे बुद बुद जल सा, यह दुख का राज्य अनंत रहे निश्चल सा। यह दुख का राज्य अनंत रहेगा निश्चल सा। हूं प्रिय की अमर सुहागिनी, पथ की निशानी नहीं, मैं प्रिय पहचानी नहीं। वाह! महादेवी वाह! वर्मा जी, या नमस्कार। क्या बात है! नमस्कार।